प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नादरीन, फजल रहमान का बयान, ऐसा गलीज बयान आज तक किसी बंदे ने नहीं दिया जो बयान उसने दिया। हमारे साथ यकूब साहब होंगे, ये इस्लामी तालीमात को भी समझते हैं, इंसानी तालीमात को भी समझते हैं, सियासी तालीमात को भी समझते हैं। इनसे पूछेंगे कि ये फजल रहमान का जो बयान है इसे आप किस नज़र से देखते हैं। जी सर। ये सब तो पहले तो मैं सलाम अर्ज करना जिवे साहब तुसा मैनू लाइन ते लिया। अर्ज जी तुसा गल की ना फजल रहमान दी, मैं अर्ज करना पिया मेरी हुण इन्नी उम्र हो गई है, हुण ते अल्लाह ताला माफी दे अपने प्यारे बिस्तर की जिंदगी के जिहड़े चागले पूरे करने ने। मैं अपनी जिंदगी हाँ जी, मैं बड़े बड़े उलमाए करम तकरीरां सुनियां ने, बड़े बड़े शाह अहमद दुरानी साहब तो लाके न ते हुण तक, लेकिन ऐसा यकीन करो गलियां लड़ाई हो जाए ना, जो आम है होंगे ना थर्ड क्लास बंदे एक दूसरे मिलने मारने वाले जनानियां, अज तक एडी गंदी जुबान में उन्होंने बंदे इस्तेमाल करते नहीं। लेकिन क्यों की इस बंदे वास्ते की अदालत सोचती है, ता उमर बंदयाल ने के सोचना, तो वो ते आप ही गंदी नाली का कीड़ा ना ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਧੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਔਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਚ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਜ਼ਨਾਨੀ ਦਾ ਰੁੱਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। उन्हें पूछा, उन्हें फरमाया गल है मैं तां चुप कर रहा, तू मेरी बीवी है ना, मेरी धी भी किसी की बीवी है, मेरी भैन भी किसी की बीवी है। अच्छा शायद मैं सबर किया ना, जे मेरी भैन या मेरी धी को गलती है भी तो अगले भी सबर कर लेंगे। जे मैं सबर नहीं करता तो मैं उम्मीद ना रखा कि मेरी भैन की या मेरी धी की कोई मर्द गलती माफ करे। इस बंदे तो भी एहसास नहीं है, ये हाथ तू गिर गया। इनमें तो पूरी मतलब पाकिस्तानी पूरी दुनिया दी औरतां दी और स्पैशल पाकिस्तान की औरत और धी भैन जिहड़े लफज इस्तेमाल कीते ने, जवेद साहब तुसीं दस सकदे हो, मैं तो कुछ नहीं दस सकदा। नहीं, लेकिन ये तो कहना मैं इस्लाम दा ठेकेदार हां। वो अल्लाह ताला माफी जो तुहाडे सामने जिसले कैमरे च बाहर निकलदा जुलूस निकलदे ने, ते इह जिहड़ी मरियम सफदर अवान है एक्सीडेंट वाली, उन्हें ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਧੋਈ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖਮਾਰ ਗੱਧੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਮਨਹੂਸ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਪੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। जिस मुल्क च ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਜ਼ਲੂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਲ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸਕਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਜ਼ਾ, ਦੋਵਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਸੂ ਬੇਬਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੋਈ ਪਕਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਫੂਕ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਫੂਕ ਭਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इस बंदे के बारे में मैं के तबसरा करा तो मुर्शिद वाला बंदा, मैं सैयद औलाद को मनने वाला बंदा, मैं चलो माइकराम यकीन करो जवेद साहब झूठे दे खुदा दी लानत, अल्लाह ताला चोरां ते कातलां ते ज़ानियां ते बद किरदारां ते लानत नहीं भेजी, लानत भेजी है लानतुल्लाह अला काज़िबीन, झूठियां ते। यकीन करो मेरी अपनी रात इहो जी है, मैं सुन्नत वाल जमात दा बंदा, सुन्नी हनफी बरेलवी, लेकिन मैं भावें अहले हदीस आवे अहले तशरीह आवे कोई भी आवे, जेड़ा बंदा काम ठीक करते ना अपने मतलब मुताबिक ही चलता। अच्छा, मैं ओदी भी इज्जत करना, दिलों इज्जत करना। अच्छा, तुसी ये दसो कि दूजे मौलवियां जेड़े नुमा उन्होंने क्यों नहीं कोई बयान जारी किया कि मौलाना साहब तुसी ये बयान दिता, क्यों नहीं पूछा उन्होंने? कोई मौलवी है तो पूछे, जेड़े मौलवी चंगे ने ना, जेड़े सही मौलवी ने वो दुनिया तो टुर गए ने, हुण ते पिछे रह गए ने। अल्लाह ताला माफी दे, कई जेड़े जेड़ा हुण मीडिया आ गया जनाब, कोई तक लो हुण मेरे साहब गोले शी सारी सरकार ने या और सरकार ने, उत्थे यकीन करो ये बंदे रोटी खानी है तो मीडिया के सामने, पीरा बाहर निकलना बंदे चुमने वाले मीडिया के सामने, जो अल्लाह के नेक बंदे तो अपनी पब्लिसिटी चाहती नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हजरत पीर मेरे लिए सब गोले शी अज जिंदा होना, खुदा की कसम कैमरा अंदर ना जान देना, सवाल ही पैदा नहीं होता।
ਇਹ ਹੁਣ ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੀਰਾਂ ਚ ਮੌਲਵੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸੀਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਯਾਰ ਖਵਾਜਾ ਯਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਖਵਾਜਾ ਮਨੂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਮਤਾਂ ਦੱਸਣ, ਇਹ ਨੇ ਮੌਲਵੀ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ, ਖਾਣੀ, ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਲਣਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਨੇ ਹੈ, ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਮਾਇਕਰਾਮ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਘੜੀ ਪਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਲਟ ਇਹ ਰੱਖੋ ਚਾਮ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਨ ਪਾਣਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਗੁਨਾਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਘੜੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਬਾਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਲੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਲੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾੜੇ ਤੱਕੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਜੁੱਤੀ ਨਰਮ ਤੱਕੀ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੀਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾਏ, ਫਜ਼ਲਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਪੀ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਲਮਾਨ ਇਹ ਅੱਡਾ ਹੀ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਇਸ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਹੱਥ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਟਾ ਪਾਇਆ? ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬਾਜਵੇ ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਕਲਰਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਬਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਬਾਂਦਰ ਵਜਾ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਅਤਾਬ ਬੰਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ, ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਜਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੋ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਉਹ ਰਾਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਡਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਖੋਲ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 8 ਮਹੀਨੇ ਚ ਇਹਨਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬਗੈਰਤ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਕਲਾ ਲਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਗਏ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਲਈਏ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੇਵਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਟੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਗ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਫਜ਼ਲੂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਧੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੁੱਪ ਖਲੋਰਾ ਅਗਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਗੈਰ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗਾਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੱਕੀ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਠੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨਾ ਤੱਕੀ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਜ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੱਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾਗਰ ਕਰਦਾ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਜਿਤਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਬੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਕਬੀਨਾ ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸਨੇਟਰ ਸੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਵਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ ਛੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੱਕਣਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਤੱਕਿਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, 3 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਰਾਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਮਾਰ ਲਓ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਊ ਖਾਨ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾਈ, ਜੇ ਨਿਊ ਖਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਨੈਕਟਰ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 48 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ, 48 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ 2 ਦਿਨ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਬਹਾਦਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੁਣ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 3 ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, 4 ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਘਰ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਖਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ 4 ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਨੈਕਟਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰ ਧੱਕੇ ਧੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਕਨੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰਾਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣਾ, ਇਹ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? 2%। 2% ਮੁਖਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗਾ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜੇ ਨਾ ਤੋੜੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੁਖਲਸ ਵਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਜੱਟ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬੱਸ ਛੱਡ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਡਾਢੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਨੇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਥਰਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਏ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਪੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਗੁਲਬਰਗ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੀਰਾਂ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਬੈ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਰਵਈਏ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਣਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਜਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚਾ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਰਾਮ ਦੀ ਪੱਗਾਂ ਲਿਆ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੌਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਓ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਲਾਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਬੜਾਇਆ, ਮਲਾਪੜਾ ਬੜਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਣਾਈ ਲੱਭ ਗਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਫੌਜ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਹ ਜਰਨਲ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਫੌਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਬੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਖਾਧੇ। ਫੇਰ ਤੇ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਵੀ ਕੱਢੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਅੱਖ ਬਦਲਾਈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਦੀ, ਪੇਚਕਸ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਆ ਪੂਰੇ 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇ?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫੌਜ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਸੈयद ਵੀ ਹੈ ਸੁन्नी सैयद ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਇਮਾਮ ਮਾਹਿਦ ਰਿਹਾ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਜਵਾ ਦਲਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਹਦੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਲ ਡੰਡੀ ਮਾਰਦਾ ਜਰਨਲ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਕਿਹੜਾ 13 ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ RMN MP ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੋਰਲੇ ਦੀ ਕੋਠੀ 2 ਸਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਲੱਭ ਗਿਆ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਆਖਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਮੈਂ ਜੂਆ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂ ਜੂਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਲੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਬੀਨਾ 'ਚ MN MP ਉਹ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਅਲਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਲਕ ਰਾਮੀ ਪਲੀਤ ਨਵਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੇ ਖਵਾਜਾ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਲਤੀਫ ਤੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਦਾ ਚਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ख्याल रखो मैं याद करना पे जी जी ठीक है अल्लाह ने वाले खुदा पाकिस्तान नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ये बुजुर्गों की बातें सुनने वाली होती है ये बड़ी मुश्किल इनको कंट्रोल किया हुआ गालियाँ दे कई दफ़ा दे देते हैं अभी भी इनको निकाल गई हैं काट देती हैं उनको जुड़े रहे हमारे साथ प्रोग्राम देखते हैं आज मुबारक के साथ आज पाकिस्तान के साथ आप भी देखें सब्सक्राइब करें अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ बड़ा अहम प्रोग्राम है जिस तरह पाक फौज पर उंगलियां उठ रही थी और अभी भी लोग ये बता रहे हैं कि कुछ मामला दुरुस्त हुए हैं अभी तक लेकिन ठीक तरह दुरुस्त नहीं चल रहे मुझे एक वीडियो भेजी और वो है जमात अहमदिया के चौथे खलीफा पुरानी वीडियो है मैंने कहा ये भी सुननी चाहिए कि क्या वाकई इसके मुताबिक ही हालात हमारे चल रहे हैं क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और हर एक की बात सुननी ज़रूरी है अगर बाद में वज़न है तो मेरा ख्याल है कि गौर भी करना चाहिए कि क्यों ऐसे हालात हुए हैं तो सुनते हैं फैसला आप भी करेंगे हम भी करेंगे जी इराद ये है कि फौज को बताएं कि तुम बड़ा जुल्म करने वाले हो तुम्हें पता ही नहीं कि आलमी सियासत में हो क्या रहा है तुम गैर कौमों के आलाकार बन गए हो तुम्हें ये पता नहीं कि तुम किस लिए क्या कर रहे हो तुम्हारी डायरेक्शन नहीं रही कोई तुम्हारा रुख मुअय्यन नहीं है और आंखें बंद करके एक बैरूनी ताकतों के आलाकार बनते हुए अपने वतन के ऊपर तुम मुसल्लत हो गए शर्म नहीं आती तुम्हें कोई हया बाकी नहीं रही कि जिस फौज को गैर कौमों के तसल्लुत से बचाने के लिए कायम किया गया था और सारी कौम अपना खून पिलाती है तुम्हें इस वजह से कि तुम गैरों के तसल्लुत से महफूज रखो उस पर तुम खुद मुसल्लत हो गए हो फौज का ज़मीर आज भी जिंदा है इसको जोड़े तो सही फौज की भारी अक्सरियत समझेगी इस बात को और बगैर खून खराबे के बगैर इनके खिलाफ नफरत की तालीम दिए इनके अंदर एक शऊर बेदाब होगा ये अपने अफसरों को कहेंगे कि हम ये नहीं होने देंगे अभी चंद दिन हुए हमने आज़ादी हासिल की थी और अपनी आज़ादी के ऊपर हम खुद तबर बनकर बैठ जाए तबर बनकर पड़े और आज़ादी को टुकड़े टुकड़े कर दें हरगिज़ ऐसा नहीं होगा ये आवाज अगर बाहर से उठेगी तो फौज में मुदाफियत पैदा करेगी अगर फौज के अंदर से उठनी शुरू हुई तो ये आवाज फौज को आजादी का एहसास दिलाएगी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएगी इस नारे के खिलाफ मुदाफियत और मुदाफियत पैदा नहीं होगी बल्कि इसके हक में मजीद फौजी और आवाजें बुलंद करना शुरू कर देंगे एक आवाज बढ़ते बढ़ते 2, 3, 4 आवाजों में तब्दील होगी और ये ऐलान करना अखबारात में ऐसे बयान देना हरगिज मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं है कोई कानून शिकनी नहीं अब कोई नफरत की तालीम नहीं दे रहे आप ये मामला खोलकर बयान कर रहे हैं कि देखो ये हो रहा है ऐसा ना करो तुम कर सकते हो मगर हम तुम्हें तुम्हारी जमीन का वास्ता देते हैं तुम्हारी वतन की मोहब्बत का वास्ता देते हैं तुम्हारी माँ और बहनों की इज्जत का वास्ता देते हैं तुम्हारे बिगड़ते हुए बच्चों का वास्ता देते हैं कि खुदा के वास्ते अपनी ही कौम की आजादी को ना लूटो
छीन सकते हो, क्यों नहीं छीन सकते? ताकत की बहस नहीं है, मगर अगर छीनोगे तो हमेशा के लिए मलून बन जाओगे, हमेशा के लिए तारीख में इबरत का एक निशान बन जाओगे। मीर जाफर के नाम की तरह तुम्हारे नाम पर लानतें डाली जाएंगे, तुम्हारा नाम मीर सादिक का नाम बनकर दोबारा उभरेगा। ये बताओ इस कौम को। अच्छा, ये कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन 25-30 साल पहले की हो या कब की हो, ये मेरे इल्म में नहीं है, मगर काफ़ी पुरानी ये वीडियो है। हमने आपको ऑडियो सुनाई, बड़ी अहम बातें इसमें बताई गई। और आज मैं देख रहा था, जब मैंने इसे गौर किया तो बिल्कुल वही हालात हमारे बनते जा रहे हैं पाकिस्तान के। जिस तरह फ़ौज ने जो काम किए 25 तारीख की अगर आप बात कर लें मई की, तो फ़ौज ने किस तरह अपनी कौम पे जुल्म किए। फ़ौज तो इसलिए, बिल्कुल उन्होंने ठीक फरमाया कि फ़ौज तो इसलिए कि दूसरे मुल्कों से आज़ादी के लिए अपनी जो कौम है उसको बचाया जाए, मगर आप तो अपने ऊपर ही अपनी कौम को गुलाम बना के बैठ के, और इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। आप देख लें, ज़ियाउल हक का दौर देख ले, तो अगर वहाँ से भी शुरू करें तो कोड़े मारे गए लोगों पे तशद्दुद किया गया, लोगों पे जुल्म किया गया, ऐसे ऐसे जुल्म किए गए कि आप सोच नहीं सकते। और फिर हमने सोचा कि शायद 11 साल बाद इस बदबख्त से हमारी जान छूट रही है, इस सिस्टम से, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर मुशर्रफ का दौर आ गया, और हमारी जो अवाम है वो इतनी सादा है कि जब भी फ़ौज आई, मिठाइयाँ तकसीम की गई, उसकी भी एक वजह ये थी कि हमारे सियासतदान इस काबिल ही नहीं थे। हमारे सियासतदानों में ये काबिलियत नहीं थी कि वो अपनी कौम की खिदमत कर सकते, उन्होंने अपने ख़ानदानों की खिदमत की। फिर आपके इल्म में है कि ये जो 6-7-8 माह बाजवा साहब के गुजरे, अभी जो आप अल्फाज सुन रहे हैं, देखिए बात ये होती है कि फौरी तौर पे कॉमर्स में ये नहीं लिखना शुरू कर देना, जो बात हकीकत है उसे मानना पड़ेगा आपको। और यही आज तक हमारी बदकिस्मती से समझ ले कि जो कोई हकीकत बताता है हम उसके खिलाफ बातें शुरू कर देते। देखिए, मजहब अपनी जगह पे हर एक का, मगर बात में वजन अपनी जगह पे। अब देख लें कि लानते आप भेज रहे हैं, मैं भी भेज रहा हूँ, पूरी सोशल मीडिया भेज रही, पूरा पाकिस्तान लानते भेज रहा है। ये तो 30-35 साल पहले की, शायद 25 साल पहले इसकी वीडियो हो। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि फौज ने जिस मकसद के लिए उन्हें वहाँ पे फौज में भर्ती किया गया, और जो अमीर कौम को थी उससे हट गए, और फिर अपनी कौम की आज़ादी छीन ली, अपने कौम के ऊपर जुल्म करने शुरू कर दिए, अपने कौम के लोग गायब करने शुरू कर दिए, अपने कौम के लोगों को नंगा करना शुरू कर दिया। ये आप सोच सकते हैं हमारी फौज का ये म्यार रहा कि लोगों की वीडियो बनाए और उन्हें नंगा करे? शर्म आनी चाहिए जब आप एक तरफ कहते हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान से तल्लक है हमारा, और दूसरी तरफ आपकी अखलाकी हालत ये हो। तो ये बड़ी अहम ऑडियो है जो मैंने आपको सुनाई है, ये कोई मामूली ऑडियो नहीं है। और बड़े अच्छे तरीके के साथ ये बताया भी गया कि अगर आप कोई फौज के खिलाफ बात करते हो, उसकी सलाह के लिए करते, तो उसका यह मतलब नहीं कि उसको पकड़ लो और अंदर दे दो। पकड़ के अंदर देने से आपके क्या फौज में इज्जत बनती है? आप देख रहे हैं दिन ब दिन पाकिस्तान की फौज की बेइज्जती हो रही है, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है हमारी फौज का। फौज और अवाम आमने सामने आ चुकी है, नफरत एक दूसरे से करना शुरू कर गए थे। अब नई क़यादत आई है फौज की, उसे इस मामला में कोई ना कोई ऐसा काम करना होगा कि हम वो फौज का म्यार दोबारा वापस लेके आए। मुझे भी, मैंने कल बताया था, किसी ने कहा जी जनरल के मतलब आप बात करें तो आपको जेल में पाकिस्तान में डाल दे, और जेल के अलावा आप कर क्या सकते हैं? कौन सी जंग आपने जीती? वो सही कह रहा था ख्वाजा आसा। और इसके अलावा आपने क्या किया? कश्मीर 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 आप ले सकते हैं कश्मीर? आपकी इतनी हिम्मत है? मुझे बताइए कि आप इंडिया से कश्मीर ले सकते, जिसे जनरल के पास अरबों रुपये हों, जिसको सिर्फ पैसे जमा करने के लिए से फुर्सत ना हो, वो जंग के लिए कब टाइम निकालेगा? आप मुझे बताइए। आप उस वक्त कश्मीर ले सकते जब आपकी फौज जिस मकसद के लिए आई हुई है, फिर आप कश्मीर भी ले सकते हैं। आप हर दुनिया की जितने भी दहशतगर्द उनका मुकाबला कर सकते हैं। जब वहां पे गद्दार पाए जाएंगे, वो खुद ही जाके दहशतगर्दों को आपकी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, आपके फौजी शहीद हो जाएंगे। आप कैसे किसी भी मुल्क पे फतह हासिल कर सकते हैं? यहाँ पे
जो भी बात होती है, कश्मीर हमारा है, फलां हमारा है, वो भी हमारा पाकिस्तान है, वहाँ पे तो आप लोगों को हमारा कहने का हक नहीं देते। वहाँ पे तो ये जुल्म आप करते हैं जो सोचे भी नहीं जा सकते। जो कौमें आपने देखा है कि तरक्की करती हैं, उनके इदारे अपने अपने दायरा कार में रह के काम कर रहे होते हैं। हमारा पार्लियामेंट है, वो हर चीज़ लेके जा रहा है उधर अदालत में। उसे जिस पार्लियामेंट को पता ही नहीं कि हमने ये अवाम के लिए आए हुए हैं, वो आए हुए हैं कि हमने एक दूसरे के सियासी पार्टियों के साथ जंग लड़नी है। फौज है, उसने सोचा हुआ कि मैंने अपनी अवाम के साथ जंग लड़नी है। क्या यार ज़बरदस्त सिस्टम चला रहे हैं आप लोग, पकड़ लो फटाफट। इसने जी सोशल मीडिया पे सहाफ़ी ने बात की, इसको कीनिया चला गया, वहाँ मरवा दो। फौज पे इल्ज़ाम आ रहा है कि अरशद शरीफ को मरवाया गया। वो जो लगड़ बगड़ जो आए थे, उनसे बंदा पूछे ना कि आपको क्या प्रॉब्लम थी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। सोचने की बात है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये समझने की होती है। फौरी तौर पर हर चीज़ को ये नहीं कि हम फौरी, अगर आप बता दीजिए कि जो जिस तरह ऑडियो में कहा गया है, जो मैंने आपको सुनाई, उसी तरह नहीं हुआ पाकिस्तान में। अदल का तकाजा तो यही है ना, अगर हमारी अदालतें अदल नहीं कर रही तो फिर हम भी अदल नहीं कर रहे। जब कोई अच्छी बात करता है तो हम उसको भी फिर मजहब की तरफ ले जाते हैं। तो इसका मतलब कौम में भी अदल नहीं है, फौज में भी अदल नहीं है, अदालतों में भी अदल नहीं है, पार्लियामेंट में तो आपको पता ही है जो अदल चल रहा है। तो फिर किस तरह आप ये दावे कर सकते हैं कि हम जनाब एक आज़ाद मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ सब आज़ादी से ज़िंदगी रह सकते हैं? किस तरह की आज़ादी से आप ज़िंदगी रह सकते? हर बंदा डर रहा होता है, ऐसे डर रहा होता है जैसे यहाँ पे बादशाही निज़ाम है, कोई बात बादशाह के खिलाफ होगी तो उठा के लेके जाएंगे और बंदा गायब। आज तक कितने कराची में, बलूचिस्तान में कितने लोग गायब कर दिए, उन जिनका नामो निशान नहीं, उनके रोते रहे, दवाइयाँ देते रहे, किसी को पता ही नहीं कहाँ गए वो। अदालत में ये कुव्वत नहीं है, क्योंकि अदालतें तो वो खुद हरामखोरी से चल रही है। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ, और हमारा साथ देंगे राना अब्दुल रज़ाक साहब इंग्लैंड से। पाकिस्तान में बड़ा शोर है जी, पंजाब असम्बली ख़त्म हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ख़त्म हो रही है। इस वक्त क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, राना साहब से पूछेंगे। राना साहब, क्या तमाशा चल रहा है? पहले ये कहते थे कि तोड़ दो असम्बली, आप ये तोड़ने लगे तो अब इनको मुसीबत पड़ गई। आप क्या कहते हैं इस बारे में? असल में इमरान खान का मुकाबला ऐसी पार्टी से, ऐसे लोगों से है जो दजल और फरेब से काम लेते हैं, जिनको कौम की कोई हमदर्दी नहीं है, वतन से कोई मोहब्बत नहीं है। वो हर तरीके से इक़्तिदार में भी रहना चाहते हैं और इमरान के खौफ से वो प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं सिस्टम को, कि इक़्तिदार को तूल दिया जाए और इसको और लेट किया जाए ताकि ये इक़्तिदार में ना आ सके। तो ये है मसला है, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये असम्बलियां अगले चंद दिनों में या चंद घंटों में तोड़ दी जाएंगी? कामयाब हो जाएगा इमरान खान? प्लानिंग तो उसकी यही है और यही करेगा वो बस इनके तौर तरीके देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, बिल बुला रहे हैं। आखिरी जब चिराग बुझता है ना तो वो फड़फड़ाता है। ये हुकूमत अब फड़फड़ाने लगी है, तो इमरान खान एक मुखलिस बंदा है और लाजमी कामयाब होगा। राना साहब, एक चीज़ समझ में मुझे नहीं आई कि जरदारी है या दूसरे है, अब ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को इस तरह खरीदे कि उन्हें कहे कि उस दिन गायब हो जाए जिस दिन अदम इतमाद की तहरीक पेश की जाए। आप क्या समझते हैं, ऐसे लोग दूसरे लोगों से अभी तक सबक हासिल नहीं कर सके? जिस तरह लोटे हैं, जिस तरह हमारा बाजवा गया है, कुछ ना कुछ कौम ने सीखा होगा इससे, जो पार्लियामेंट में भी लोग बैठे हुए हैं। नहीं, ये कौम सीखती नहीं है, बिल्कुल नहीं सीखती, और इन लोगों ने कभी नहीं सीखा, और ये अपने इंजाम को पहुंचेंगे, जल्द पहुंचेंगे। आपके ख्याल में अगर असम्बलियां तोड़ दी जाती है तो फिर
क्यों, कौन सा रास्ता बाकी रह जाता है? नहीं, सबने तोड़ जाती हैं तो कोई रास्ता नहीं बाकी रह जाता। ये जो मर्जी कर ले, अब इंतखाब तो इनको करवाना ही पड़ेगा। अगर ये इंतखाब करवाते हैं तो सियासी मौत तो ये पहले ही मर चुके हैं, तो फिर इनके हिस्से क्या आएगा? अंडा आएगा इसे? ये किसी मौजूदे के इंतजार में है कि कोई मौजूदा हो जाए, इमरान खान अल्लाह ना करे मर जाए और हमारी जान छूट जाए। लेकिन जिस दिन से वो गद्दार गया है बाजवा, उस दिन से कुछ लोगों को भी सुकून हुआ है और लोग भी अपने आप को पुरसुकून समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी इमरान खान को अपनी हिफाजत में मेरा ख्याल है कोई कमी नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, हिफाजत तो कर रहे हैं, मगर बात यह है कि बाकी बाजवे जैसे और लोग बाकी डिपार्टमेंटों में, अदारों में बैठे हैं जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी एक अहम बात आपने कही कि और इदारों में भी बैठे हुए हैं। तो जिस तरह जिल्लत और रसवाई आज बाजवा के गले में पड़ गई है, आप क्या समझते हैं कि ये जिल्लत और रसवाई कोई सबक भी दे के गई है या नहीं दे के गई? नहीं, सबक तो लेते हैं लोग जिनका जमीर हो। ये तो जमीर फरोश लोग हैं, इन्होंने क्या सबक लेना? वो डीजल की हालत देख ले, उसका क्या हो रहा है, ड्यूटियां पड़ रही हैं उस तरफ, उसको हर तरफ से। अच्छा, वो डीजल की बात की, वो इतना गंदा उसने बयान दिया। मैंने भी उस पर प्रोग्राम किया। राणा साहब ये कहता है कि मैं इस्लाम का ठेकेदार हूं, मैं बड़ी खिदमत करता हूं इस्लाम की। ये मुझे बताइए कि जो बयान दिया आपने सुना कि हमारी माओं के साथ ये कमर जना करे, ये करे, वो करे, इस तरह कोई बयान दिया उसने? सुना है। अच्छा, ये कितना गैर अखलाकी बयान है कि मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को शर्म आनी चाहिए और इसके खिलाफ भी उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? हाँ, नहीं, कौम भी तो डैमेज हो चुकी है, अखलाकी पस्ती में दाखिल हो चुकी है। ये तो इस दौर का बड़ा अबू जहल है, अबू जहल से भी बड़ा फिरौन है ये इस वक्त का। और इसका जो किरदार है देखना चाहिए कौम को, और ऐसे किरदारों से जान छुड़ानी चाहिए। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि आज ये मैं भी बता दूं, फजल रहमान कह रहा है कि इस तरह होना चाहिए। आज कौम का बेड़ा गर्क करने में इन उलमा का आप क्या समझते हैं किरदार नहीं है राणा साहब? इन उलमा ने तो सारी कौम को इखलाकी पस्ती का शिकार किया है। इन लोगों ने अपने किरदार से बताया है कि शर्म और हया जो होती है वो जरूरी नहीं है कि उलमा के वो भी करनी चाहिए। इखलाकी किरदार बिल्कुल है नहीं है। सॉरी, ये लोग अपने पेट भरने के लिए हर वो काम करते हैं जो गैर इस्लामी है, जो दुनियावी है। ये बिल्कुल इस्लाम से इनका तल्लुक ही नहीं इन लोगों का। राणा साहब ये बताइए, जनरल बाजवा कहता है मैं गुमनामी की जिंदगी में चला जाऊंगा, बदनामी की जिंदगी में भी चला गया। वो आपके इल्म में है जितनी बदनामी हुई है उसकी, तो क्या जरूरत थी इसको गुमनामी की जिंदगी? ये तो कहता है कि मैंने बड़ी खिदमत की है मुल्क की, तो फिर क्यों गुमनामी की जिंदगी में जाना? और अगर ये हीरो था तो फिर कौम के सामने रहता ना। ये बदनामी की जिंदगी में चला गया है। जिस तरह नवाज शरीफ का लोग पीछा करते हैं हर जगह जहां जाता है, इसी तरह इसका पीछा किया जाएगा। आप देख रहे थे आखिरी दिन के उसकी हालत देख रहे थे, जैसे वो उसके ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ पड़ गया हुआ है कि ये मैंने जो किया है वो आपको महसूस हो रहा था कुछ वैसे? क्यों नहीं, सारी दुनिया को महसूस हो रहा था। इस तरह से जलील होकर कोई जनरल भी नहीं उतरा आज तक तारीख में। पाकिस्तान की तारीख में इतनी जलालत किसी जनरल के साथ नहीं हुई जितनी बाजवा साहब के साथ हुई। ये जो जलालत हुई है, इससे जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो भी कोई सबक हासिल करेंगे? जरूर करेंगे, नहीं तो वो भी उनका भी यही हशर होगा। अब कौम जाग चुकी है, इतना तो कौम को पता चल चुका है कि गद्दार कौन है। बिल्कुल राणा साहब ये सारा कुछ इमरान खान की किया धरा है, सब कुछ उसने कौम को जगाया है। अच्छा, अमेरिका ने ये बयान दिया कि ये अंदरूनी मसला है पाकिस्तान का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आप समझते हैं कि ये बयान दुरुस्त है? नहीं, वो ऐसे किया करता है, अमेरिका ऐसे ही करता है। पहले वो आग जलाता है,
फिर बाद में भूल जाता है और मुकर जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने हर आने वाली हुकूमत के साथ सौदाबाजी और तावन करना होता है ताकि वो देखे कहां तक ये चल सकता है उनके साथ। अगर नहीं चलेगा तो फिर वो यही हथकंडे इस्तेमाल करता है। अमेरिका तो इनका बाप है, वो यही कुछ वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक करता है। राणा साहब, अदलिया के जो आला जो हमारी अदलिया है, चीफ जस्टिस है जैसे, उसके बारे में भी आजकल सोशल मीडिया पे वही काम शुरू हो गया जो जनरल बाजवा के लिए हुआ था। इनको होश के नाखन अभी लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? असल में ये आर्मी के इशारों पर जो चलता है ये सबसे बड़ा वही है, अदलिया है जी। अदलिया अगर नोटिस लेती तो बाजवा सर पे ना चढ़ता। अदलिया उनकी बांधी बनी हुई है, अदलिया ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया। बहुत शुक्रिया राणा साहब का, थैंक यू जी। ओके, थैंक। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी और बातचीत जी। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। मैं भी कुछ कहना चाह रहा था। अभी राणा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अदलिया को आज़ाद करना होगा। मैं हर प्रोग्राम में ये इसलिए तवज्जो दिलाता हूँ कि हमारे जो मुल्क का सबसे बड़ा अहम मसला है वो है पाकिस्तान की अदलिया। ये जो अब तक अदलिया में हरामखोर जज बैठे हुए, अक्सरियत उनकी या इक्का दुक्का कोई शायद ही कोई मिल जाएगा आपको, वो भी मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं चिराग लेके ढूंढने से मिल जाए तो आपकी किस्मत ही है। हमारे जो वकला हैं उनकी भी इस्लाह करनी बड़ी ज़रूरी है। आपने देखा अदालतों में जो हशर होता है, वकील जजों को मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, अजीबो गरीब सूरत हाल है, कई डॉक्टरों को मार रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तालीम याफ्ता लोगों की ये हालत आपने देखी। ये असल में कईयों के पास जाली डिग्री है, बाद में पता चलता है इसके पास जाली डिग्री। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ जाली पायलट, जाली हर चीज़ चलती है। 2 नंबर कोई भी बात करो, किसी से आप जब बात करते हैं तो उसका पहला सवाल ये होता है ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर तरीके से है। ये कैसा हमारे ज़हन में लफ्ज़ बैठ गया हुआ है, क्योंकि 1 नंबर ज़िंदगी का अगर मेरे से पूछे तो ना आवाम को पता है, ना इदारों को पता है, ना हमारी फ़ौज को पता है, ना हमारी अदालतों को पता है, ना हमारी पुलिस को पता है, ना हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन को पता है। किसी को पता ही नहीं कि 1 नंबर ज़िंदगी क्या होती है। खालिस चीज़ जो होती है, जब मिलावट होती है, ये नहीं है कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट होती है, हर चीज़ में मिलावट होती है, अदल में मिलावट होती है, और भी आपको पता है जो चीज़ें भी है, इंसानी हुकूक का जहाँ ख्याल नहीं रखा जाता वो भी मिलावट है। जेलों में मिलावट है, लोगों को जिस तरह रखा जाता है, जो सलूक उनके साथ किया जाता है, जब आप जो कानून है, जो इंसानी हुकूक है उसके मुताबिक आप नहीं रख रहे, आप उन पर तशद्दुद कर रहे, आप उनको मार रहे, पीट रहे, उनके से रिश्वत ले रहे, या जेल में जाने के लिए बाहर से रिश्वत शुरू होती है, एंड तक रिश्वत देते जाओ। मुझे याद है मैं कोई 6 साल पहले एक रजिस्ट्री कराने लालियाँ गया, तो वो गेट पे जो बैठा हुआ था उसने ही सबसे पहले कहा कि जी कुछ लाओ, चाय पानी ला दो। उधर उसका काम इतना है कि वहाँ से कोई काम ही नहीं, अंदर जाना है, वो बाहर बैठा हुआ है, जिसने जाना है उसकी ड्यूटी मेरा है कुछ भी नहीं है। शायद वो कोई ये उससे पूछ ले कि यार ये दफ्तर कहाँ पे है, अंदर पे रजिस्ट्री करानी है, उधर कितने दफ्तर होंगे। तो ये हालत है वहाँ पे, वहाँ से शुरू हो जाता है कि कुछ लगाओ, और अंदर तक वो लगाने पड़ते हैं, वरना आपका काम नहीं होगा, वरना आपको चक्कर पर चक्कर, जिस तरह तारीख पर तारीख, इसी तरह चक्कर पर चक्कर। तो जिस जगह भी आप जाएंगे मिलावट, इस मिलावट को खत्म करना होगा। हमें समझना होगा कि 1 नंबर क्या है, हमें 2 नंबर से बाहर निकलना होगा। हमारा 2 नंबर से शुरू होकर फिर 100 नंबर तक चलता है, कि जहाँ पे बाजा सा तो अरब नंबर ले गए ना जाते जाते, तो ये नंबर फिर चलते हैं। तरीका वारदात ढूंढा हुआ, कल एयरपोर्ट की एक ने मुझे भेजी है, वो मैं वीडियो इसलिए नहीं दिखा रहा आपको, पता नहीं वो रिश्वत मांग रहा, कहता वो जाके यहाँ पे आपने देनी और ये बोलना है, वो आपका काम कर देंगे। अंदर पकड़ा हुआ बंदे को, वहाँ पे अगर वो ठीक तूने पकड़ा, उसकी रसीद बना, उससे पैसे ले, जो कस्टम बनता है गवर्नमेंट के खाते में जमा करा। तो ये सिलसिला वहाँ पे चल रहा है। मुझे किसी ने कहा इस वीडियो पे आपने कोई तबसरा नहीं किया, मैं कहा यार क्या तबसरा करे, रोजाना करते, रोजाना याददार नहीं कराते। तो इन चीज़ों से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे उस वक्त तक, जिस तरह राणा साहब ने बताया
कि इसी तरह होता है, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।